जरा कल्पना कीजिए कि इस वक्त इसी पल हमारे शरीर के भीतर लगभग 30 ट्रिलियन से भी ज्यादा छोटी छोटी मशीनें लगातार काम कर रही हैं। 30 ट्रिलियन, ये नंबर ही अपने आप में बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इनमें से हर एक मशीन का ना अपना खुद का एक अलग दिमाग है, अपना पावर प्लांट है, एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है। और यहाँ तक कि उनका अपना एक कचरा प्रबंधन मतलब वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी है। एग्जैक्टली मतलब हम अक्सर ब्रह्मांड की विशालता को देख के हैरान होते हैं कि अंतरिक्ष कितना बड़ा है, लेकिन हमारे अपने शरीर के अंदर ही ना एक पूरी की पूरी बेहद जटिल और एकदम ऑटोमेटेड दुनिया बसी हुई है। सही कहा। और ये सच में एक बहुत ही अद्भुत नजरिया है चीजों को देखने का। तो आज हम उसी छिपी हुई दुनिया की परतों को खोलने वाले हैं। आज के इस डीप डाइव का हमारा मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम विकिपीडिया के सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान लेख से ना कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों को बाहर निकालें। मतलब बिना किसी भारी भरकम वैज्ञानिक शब्दावली में उलझे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कोशिकाएं क्या हैं, ये काम कैसे करती हैं। बिल्कुल। और जब हम जीव विज्ञान के नजरिए से उस मशीन या उस शहर को देखते हैं ना, जैसे हम कोशिका या सेल कहते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये कोई निर्जीव ईंट नहीं है। हाँ, जिससे बस शरीर का ढांचा खड़ा कर दिया गया। राइट। ये कोई खाली ढांचा नहीं है। ये जीवन की सबसे बुनियादी लेकिन सबसे ज्यादा सक्रिय और समझदार इकाई है। मतलब पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव, चाहे वो एक साधारण सा बैक्टीरिया हो या फिर या एक विशाल व्हेल मछली ही क्यों ना हो। सब इन्हीं सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बने हैं। बिल्कुल। और स्रोत में जो बातें बताई गई है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से लेकर यूकैरियोटिक कोशिकाओं तक और सेल साइकिल के बारे में, वो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, और इस लेख की जो सबसे खास बात मुझे लगी वो ये है कि ये सेल बायोलॉजी को सिर्फ एक किताबी या अकादमिक विषय तक सीमित नहीं रखता। मतलब ये असल दुनिया से जुड़ा है। एग्जैक्टली। जेनेटिक्स से लेके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी तक सब कुछ इसी एक सेल के इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर हम बीमारियों के इलाज की बात करें या फिर कोई नई दवा खोजने की बात करें, हाँ, तो उसकी शुरुआत भी इसी सूक्ष्म स्तर से ही होती है। कैंसर जैसी बीमारियों को समझने का रास्ता भी यहीं से होके गुजरता है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो है इसका इतिहास। मतलब सोचिए, हजारों सालों तक इंसानों को पता ही नहीं था कि उनके ही शरीर के अंदर ये 30 ट्रिलियन शहरों वाली दुनिया मौजूद है। हाँ, क्योंकि ये तो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती ना। वही तो। 17वीं सदी से पहले तो विज्ञान के पास ये साबित करने का कोई तरीका ही नहीं था कि कोशिका जैसी कोई चीज सच में अस्तित्व में है। और विज्ञान में हमेशा ऐसा ही होता है। किसी भी बड़े बदलाव के पीछे ना हमेशा किसी नई तकनीक का हाथ होता है। जैसे माइक्रोस्कोप का आना। बिल्कुल। 17वीं शताब्दी के यूरोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इंसान ने पहली बार लेंस के मदद से प्रकाश को मोड़ना सीखा और छोटी चीजों को कई गुना बढ़ा करके देखना शुरू किया। राइट। और इस एक उपकरण ने ना अचानक से उस अदृश्य दुनिया के दरवाजे खोल दिए जो हमेशा से हमारे सामने थी, पर हम देख नहीं पा रहे थे। स्रोत के अनुसार 1665 में मतलब 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपनी मशहूर किताब माइक्रोग्राफिया प्रकाशित की। बहुत ही ऐतिहासिक किताब है वो। हाँ, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे ना कॉर्क के एक टुकड़े को देखा और उन्हें उसमें कुछ जालीदार संरचनाएं दिखीं। और वो संरचनाएं उन्हें कैसी लगी? स्रोत बताता है कि वो उन्हें मठों यानी मोनेस्ट्रीज में जो भिक्षुओं के रहने वाले छोटे छोटे कमरे होते हैं ना, बिल्कुल वैसी लगी। हाँ, जिन्हें इंग्लिश में सेल्स कहा जाता था। एग्जैक्टली। और बस वहीं से इस बुनियादी इकाई को अपना नाम मिल गया, सेल। लेकिन रॉबर्ट हुक के उस अवलोकन में ना एक बहुत बड़ा कैच था, मतलब एक ट्विस्ट था। है ना? बिल्कुल, एक बड़ा कैच था। रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं को देखा था ना, वो असल में मृत थी, मतलब डेड सेल्स थी। अरे, मतलब वो जिंदा नहीं थी? नहीं, क्योंकि कॉर्क असल में एक पेड़ की छाल का हिस्सा होता है। तो जो ढांचा उन्हें माइक्रोस्कोप में देखा, वो केवल सेल वॉल थी, यानी कोशिका की बाहरी दीवारें। ओह, तो मतलब अंदर का सारा मटेरियल खत्म हो चुका था। हाँ, वो एक तरह से किसी पुराने खाली हो चुके शहर के खंडहर देखने जैसा था। अरे वाह, ये उदाहरण बहुत सही है, खंडहर। हाँ, तो उन खाली कमरों को देखकर ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि एक जीवित कोशिका के भीतर कितनी हलचल होती है या वो असल में काम कैसे करती है। तो मतलब हमने जीवन की सबसे बड़ी खोज एक मृत चीज में की थी,
ये तो बहुत ही विडंबना वाली बात है ना? लेकिन फिर उस ठहरे हुए मृत ढांचे से आगे बढ़कर विज्ञान ने पहली जीवित कोशिका कब देखी? इसमें कितना समय लगा? इसके लिए विज्ञान को करीब 9 साल का और इंतजार करना पड़ा। ओके 1674 यानी 1674 में एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक ने शैवाल, जिसे हम एल्गी कहते हैं, हाँ। उसका परीक्षण किया। हाँ, और उनके पास जो लेंस थे वो बेहतर थे शायद। बहुत बेहतर थे। ल्यूवेनहॉक के माइक्रोस्कोप के लेंस रॉबर्ट हुक के लेंस से कहीं ज्यादा एडवांस्ड थे। उन्होंने पानी की एक बूंद में पहली बार जीवित, तैरती हुई और हरकत करती हुई कोशिकाओं को देखा। वाओ, पानी की एक बूंद में एक पूरी दुनिया। बिल्कुल, ये एक ऐसा पल था जब विज्ञान पहली बार जीवन को उसके सबसे बुनियादी रूप में क्रियाशील देख रहा था। मैं तो सोच रहा हूँ कि इन खोजों ने विज्ञान में कैसा वैचारिक भूचाल ला दिया होगा। मतलब रातों रात दुनिया देखने का नजरिया ही बदल गया। और इसके बाद तो खोजों की झड़ी लग गई। हाँ, क्योंकि इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के भीतर न्यूक्लियस यानी उसके केंद्रक को खोज निकाला। मतलब उस शहर का हेडक्वार्टर मिल गया। एग्जैक्टली। और फिर 1838 में मथियास श्लाइडन और थियोडोर श्वान ने वो ऐतिहासिक सेल थ्योरी दुनिया के सामने रखी, जिसका जिक्र स्रोत में बहुत गहराई से किया गया है। ये दोनों वैज्ञानिक अलग अलग फील्ड के थे। श्लाइडन एक बॉटनिस्ट थे, मतलब प्लांट साइंटिस्ट, और श्वान एक जूलॉजिस्ट थे जो जानवरों का अध्ययन करते थे। दोनों ने मिलकर यह निष्कर्ष निकाला कि चाहे पौधे हों या जानवर, इस धरती पर मौजूद हर जीवित चीज कोशिकाओं से ही बनी है। कोशिका ही जीवन की कार्यात्मक यानी फंक्शनल और संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल इकाई है। बिल्कुल। और फिर 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए। हाँ, विर्चो का सिद्धांत। उन्होंने इसमें एक ऐसी बात जोड़ी ना जिसने जीव विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा था कि सभी नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन मतलब सेल डिवीजन से ही बनती हैं। एग्जैक्टली। अगर हम इस बात पे गहराई से सोचें ना, तो ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोशिकाएं अचानक से हवा या मिट्टी में से जादू से पैदा नहीं होती। इस एक सिद्धांत का अर्थ यह है कि जीवन की एक अटूट श्रृंखला है, एक चेन है जो कभी टूटी नहीं। ये बहुत गहरी बात है। मतलब आपके शरीर में इस वक्त जो कोशिकाएं मौजूद हैं, वो आपकी पुरानी कोशिकाओं के टूटने से बनी हैं। और वो पुरानी कोशिकाएं मेरे माता पिता की कोशिकाओं से आई होंगी। बिल्कुल। और ये सिलसिला अगर हम पीछे ले जाएं, पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे चलते जाएं, तो ये उस पहली सिंगल सेल तक जाता है जो अरबों साल पहले इस धरती पर पनपी थी। वाह! ये पृथ्वी पर जीवन के एक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। हम सब एक ही धागे से जुड़े हैं। ये सच में बहुत ही गहरा विचार है। लेकिन यहाँ मुझे स्रोत में दी गई एक जानकारी पर थोड़ा रुकना है और थोड़ा पीछे जाना है। हाँ, बताइए। हम कहने की सेल थियरी के अनुसार हर जीवित चीज कोशिकाओं से बनी है, मतलब बिना कोशिका के जीवन नहीं हो सकता, ये एक शर्त है। बिल्कुल। तो फिर वायरस किस श्रेणी में आते हैं? क्या वो इस सेल थियरी का हिस्सा हैं? क्योंकि वो भी तो बीमारियां फैलाते हैं, म्यूटेट होते हैं, इवॉल्व होते हैं और एक तरह से जीवित ही लगते हैं ना? ये बहुत ही शानदार सवाल है और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। लेकिन सेल बायोलॉजी के नजरिए से ना, वायरस को जीवित कोशिकाओं की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता। अच्छा, तो वो जीवित नहीं है? स्रोत में ये एकदम स्पष्ट किया गया है कि वायरस के पास अपना खुद का कोई सेल्यूलर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। मतलब उनके पास अपनी मशीनरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। उनके पास ना तो ऊर्जा बनाने के लिए पावर प्लांट होते हैं, जैसे कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ना ही वो खुद से विभाजित होकर अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो फिर वो काम कैसे करते हैं? बीमारियां कैसे फैलाते हैं अगर उनके पास कुछ है ही नहीं? तो होता यह है कि जब तक वो शरीर के बाहर हैं, हवा में हैं या किसी सतह पर हैं, वो बस प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल के निर्जीव कण हैं, बस धूल के कणों जैसे। ओके, मतलब पूरी तरह से इनएक्टिव। हाँ, लेकिन जैसे ही वो किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं, वो उस कोशिका के भीतर घुस जाते हैं और उसके हेडक्वार्टर यानी न्यूक्लियस को हैक कर लेते हैं। अरे बाप रे! और फिर वो कोशिका की ही मशीनरी का इस्तेमाल करके अपनी खुद की कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब ये तो एक हैकर की तरह हुआ ना, जिसके पास अपना कोई कंप्यूटर नहीं है, लेकिन वो किसी और के सिस्टम में घुसकर उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। एग्जैक्टली। बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। इसीलिए उन्हें सेल बायोलॉजी में नहीं बल्कि वायरोलॉजी में पढ़ा जाता है। तो वो जीवित और निर्जीव के बीच की एक बहुत ही अजीब सी धुंधली रेखा पर खड़े हैं। अद्भुत है ये। बिल्कुल। चलिए अब 17वीं सदी के उन पुराने माइक्रोस्कोप से निकलकर आज की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि अब तकनीक बहुत आगे जा चुकी है।
स्रोत में उन तकनीकों का बहुत विस्तार से जिक्र है जिनका इस्तेमाल आज वैज्ञानिक करते हैं। मेरा सवाल ये है कि हमने कोशिकाओं को देख तो लिया, लेकिन उनके भीतर चलने वाले उन छोटे-छोटे गियर्स को, उन मशीनों को आज वैज्ञानिक कैसे समझते हैं? आज विज्ञान उन कोशिकाओं को सिर्फ दूर से देखता नहीं है, बल्कि उन्हें नियंत्रित भी करता है। और इसकी सबसे बुनियादी तकनीक जो स्रोत में बताई गई है, वो है सेल कल्चर। सेल कल्चर मतलब कोशिकाओं को उगाना। हाँ, इसमें वैज्ञानिक कोशिकाओं को शरीर से बाहर एक पूरी तरह से कृत्रिम लेकिन बहुत ही नियंत्रित वातावरण में उगाते हैं। पेट्री डिश में या फ्लास्क में। मतलब उन्हें एक ऐसा भ्रम दिया जाता है कि वो अभी भी शरीर के अंदर ही हैं। एक तरह से हाँ, उन्हें बिल्कुल सटीक तापमान, सही मात्रा में ऑक्सीजन और सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। ओके। इससे होता यह है कि वैज्ञानिक किसी खास तरह की कोशिका की एक बहुत बड़ी आबादी तैयार कर लेते हैं प्रयोगशाला में। और इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपको किसी नई दवा का या किसी जहरीले पदार्थ का परीक्षण करना है, तो आपको किसी जीवित इंसान या जानवर पर प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। ओह, समझ गई। मतलब एथिकल इश्यूज भी नहीं आते। बिल्कुल, आप सीधे उन उगाई गई कोशिकाओं पर दवा डालकर उसका असर देख सकते हैं कि वो काम कर रही है या नहीं। ये तो हुई कोशिकाओं को उगाने की बात, लेकिन स्रोत में एक और बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या का जिक्र है। वो क्या? वो ये कि कोशिकाएं ज्यादातर पानी से बनी होती हैं ना, हाँ, साइटोप्लाज्म में पानी होता है ज्यादा। तो इसलिए वो लगभग पारदर्शी होती हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट। अब अगर आप पानी की एक बूंद के अंदर पानी की ही एक और छोटी बूंद खोजना चाहें, तो वो तो नामुमकिन सा लगता है। ये बहुत बड़ी चुनौती थी वैज्ञानिकों के लिए। ऐसे में स्रोत में फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी नाम की एक तकनीक का जिक्र आता है। मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था और सच कहूं तो ये मुझे किसी जादू जैसा लगा। हाँ, ये सच में जादू जैसा ही है, लेकिन असल में ये भौतिकी और जीव विज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन संगम है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोशिकाओं को रंगने या किसी केमिकल डाई का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि रंगने से अक्सर जीवित कोशिकाएं मर जाती हैं। बिल्कुल सही, डाई टॉक्सिक होती हैं। तो फिर ये बिना रंगे काम कैसे करता है? क्या ये रोशनी के मुड़ने मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट हाँ। के सिद्धांत पर आधारित है? जैसे मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, गर्मियों में तपती हुई सड़क के ऊपर हमें हवा लहराती हुई दिखाई देती है ना। हाँ, मिराज या अमृत तृष्णा जिसे कहते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ हवा का घनत्व या डेंसिटी अलग-अलग होती है। हाँ। तो क्या कोशिका के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है? आपने बहुत ही शानदार उदाहरण दिया। एग्जैक्टली यही होता है। कोशिका के भीतर अलग अलग अंगों का, जैसे न्यूक्लियस या दूसरे ऑर्गेनल्स का घनत्व अलग अलग होता है। ओके। तो जब माइक्रोस्कोप से रोशनी इन पारदर्शी हिस्सों से गुजरती है, तो वो अलग अलग गति से मुड़ती है। और फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इसी रोशनी के मुड़ने के बदलावों को पकड़ता है और उसे चमक या ब्राइटनेस के अंतर में बदल देता है। अरे वाह! इससे एक पूरी तरह से पारदर्शी कोशिका के अंदर के हिस्से बिना किसी केमिकल के साफ साफ दिखने लगते हैं। कुछ हिस्से डार्क दिखते हैं, कुछ लाइट। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। और जो वैज्ञानिक बिना किसी रंग के काम नहीं चलाना चाहते, उनके लिए स्रोत में फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का जिक्र है। हाँ, ये आज के समय की सबसे एडवांस्ड तकनीकों में से एक है। इसमें वैज्ञानिक कोशिका के किसी खास हिस्से को चमका देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज आती है, जीएफपी या ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। जीएफपी। ये कोई आम केमिकल नहीं है ना, इसका संबंध तो किसी जेलीफिश से है शायद। बिल्कुल, और ये विज्ञान के सबसे शानदार आविष्कारों में से एक माना जाता है, जिसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। वाओ! जीएफपी असल में कुछ खास तरह की जेलीफिश में पाया जाने वाला एक नेचुरल प्रोटीन है, जो अंधेरे में हरे रंग की रोशनी फेंकता है। तो वैज्ञानिकों ने इसका किया क्या? वैज्ञानिकों ने इस प्रोटीन को बनाने वाले डीएनए को जेलीफिश से निकाला और उसे कोशिकाओं के डीएनए के साथ जोड़ना सीख लिया। मतलब हम इंसान की या चूहों की कोशिका के डीएनए में जेलीफिश का डीएनए जोड़ देते हैं ताकि वो चमके। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है ना? और सिर्फ चमके नहीं, बल्कि हम उसे इस तरह प्रोग्राम करते हैं कि कोशिका का सिर्फ वही हिस्सा चमके जिसे हम देखना चाहते हैं। जैसे अगर मुझे सिर्फ न्यूक्लियस देखना है तो आप जीएफपी को न्यूक्लियस के प्रोटीन के साथ टैग कर देंगे। फिर जब उस पर एक खास वेवलेंथ की लेजर लाइट डाली जाएगी, तो सिर्फ न्यूक्लियस हरे रंग का चमकने लगेगा। बाकी पूरी कोशिका अंधेरे में रहेगी। और इससे अंधेरे में भी कोशिका के भीतर की हलचल का एक बेहद साफ और रंगीन वीडियो बन जाता होगा। बिल्कुल। और अगर हमें उस चमकती हुई कोशिका का 3D मॉडल बनाना हो, तो कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी काम आती है। हाँ, स्रोत बताता है कि ये तकनीक
एक साथ पूरी कोशिका पर रोशनी डालने के बजाय लेजर को एक छोटे से बिंदु पर फोकस करती है और फिर अलग-अलग परतों की अनगिनत तस्वीरें खींचती है, जिन्हें कंप्यूटर जोड़कर एक 3D इमेज बना देता है। राइट। लेकिन अगर हमें इन सबसे भी गहरा गोता लगाना हो ना, और गहरा? हाँ, मतलब कोशिका के एकदम अंदरूनी पुर्जों को उनकी परमाणु या एटॉमिक बनावट के करीब जाकर देखना हो, तो हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। ओ, इसमें रोशनी की जगह इलेक्ट्रॉन्स की बीम का इस्तेमाल होता है ना? क्योंकि मैंने पढ़ा था कि प्रकाश की तरंगें इतनी छोटी चीजों को दिखाने के लिए बहुत बड़ी साबित होती हैं। एग्जैक्टली। लाइट वेव्स की एक लिमिट होती है। इस तकनीक में कोशिकाओं को भारी धातुओं जैसे हेवी मेटल से स्टेन किया जाता है। ओके। और जब इलेक्ट्रॉन्स की बीम कोशिका से गुजरती है तो वो धातु से टकराकर मुड़ जाती है। इससे जो तस्वीर बनती है ना, वो इतनी बारीक होती है कि हम कोशिका की झिल्ली या उसके भीतर के प्रोटीन के आकार तक को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये सब तकनीकें तो देखने के लिए हो गई, लेकिन स्रोत में एक और प्रक्रिया का नाम है सेल्फ फ्रैक्शनेशन। ये एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है। अब तक हम कोशिका को एक शहर या मशीन मान रहे थे, तो क्या इस तकनीक को हम उस मशीन के पुर्जे अलग करने वाला एक टूल किट मान सकते हैं? मतलब अगर मुझे सिर्फ उस मशीन के इंजन को समझना है, तो मुझे उसे मशीन से बाहर निकालना होगा ना? सेल्फ फ्रैक्शनेशन का मुख्य सिद्धांत बिल्कुल यही है। कोशिका एक बहुत ही जटिल प्रणाली है, बहुत सी चीजें एक साथ हो रही हैं उसमें। हाँ। और अगर आप किसी एक हिस्से जैसे राइबोसोम या न्यूक्लियस का गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं, तो बाकी की कोशिका बीच में बहुत सारा शोर या नॉइज पैदा करती है। डिस्टर्बेंस होता है। राइट। इसलिए वैज्ञानिक उच्च तापमान या सोनिफिकेशन का उपयोग करते हैं। सोनिफिकेशन मतलब ध्वनि तरंगे? हाँ, बेहद तीव्र साउंड वेव्स। इनका उपयोग करके वो कोशिका की बाहरी झिल्ली को तोड़ देते हैं। मतलब कोशिका को फोड़ देते हैं? एक तरह से हाँ। ये कोशिका को नष्ट कर देता है, लेकिन उसके भीतर के जो अंग हैं, जो पुर्जे हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। और इस प्रक्रिया के अगले हिस्से सेंट्रीफ्यूगेशन को समझना तो मुझे और भी रोचक लगा। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी वॉशिंग मशीन को स्पिन मोड पे बहुत तेज घुमाते हैं पानी निकालने के लिए। बहुत अच्छा उदाहरण है। जो मशीन प्रयोगशाला में इस्तेमाल होती है, वो कोशिकाओं के टूटे हुए मिश्रण को एक ट्यूब में रखती है और फिर उसे हजारों या लाखों रोटेशन प्रति मिनट की गति से घुमाती है। लाखों रोटेशन? वाओ! हाँ, और इस भयंकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो हिस्से सबसे भारी और घने होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, वो ट्यूब के तल में मतलब बॉटम में बैठ जाते हैं। और जो उससे हल्के होते हैं, वो उसके ऊपर एक परत बना लेते हैं। इस तरह भारी से हल्के के क्रम में वैज्ञानिक एक एक करके कोशिका के हर पुर्जे को अलग कर लेते हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। एक और तकनीक का जिक्र है साइटोमेट्री। ये तो मुझे ना किसी ऑटोमेटिक कॉइन सॉर्टिंग मशीन जैसी लगती है, जो सिक्कों को अलग अलग करती है। बिल्कुल वैसी है। स्रोत के अनुसार आप कोशिकाओं को एक मशीन में डालते हैं और वो उन्हें उनके आकार, वजन या जीएफपी मार्कर की चमक के आधार पर अलग अलग कर देती है। ये काम कैसे करता है? ये मशीन लेजर बीम का उपयोग करती है। जब कोशिकाएं एक एक करके, और मैं लिटरली एक एक कोशिका की बात कर रहा हूं, उस लेजर के सामने से गुजरती हैं, तो मशीन तुरंत उनके गुणों का विश्लेषण कर लेती है। मिलीसेकंड्स में? हाँ, और फिर उन्हें अलग अलग ट्यूब्स में भेज देती है। इससे कुछ ही मिनटों में लाखों कोशिकाओं को छांटा जा सकता है। ये सारी प्रयोगशाला की बातें बहुत तकनीकी और भविष्यवादी लगती हैं। रोशनी को मोड़ना, जेलीफिश का प्रोटीन इस्तेमाल करना, कोशिकाओं को स्पिन करना। लेकिन एक आम इंसान के लिए इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? मतलब इन सब का असल मानव जीवन, हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? स्रोत में इसके असली दुनिया में उपयोग पर भी काफ़ी चर्चा की गई है। और ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सारा वैज्ञानिक प्रयास, ये सारी भारी भरकम तकनीकें सीधे तौर पर हमारी चिकित्सा प्रणाली से जुड़ी हैं। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम जो आता है वो है साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी? हाँ, ये विज्ञान की वो शाखा है जो सेल्यूलर स्तर पर बीमारियों का अध्ययन और उनका निदान मतलब डायग्नोसिस करती है। स्रोत में एक और शब्द भी है, हिस्टोपैथोलॉजी। ये साइटोपैथोलॉजी से कैसे अलग है? दोनों में बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। हिस्टोपैथोलॉजी में पूरे ऊतक यानी टिश्यू का अध्ययन किया जाता है। मतलब कोशिकाओं का एक पूरा समूह? हाँ, मतलब पूरे मोहल्ले को एक साथ देखा जाता है। ओके। जबकि साइटोपैथोलॉजी में मुक्त कोशिकाओं या बहुत कम मात्रा में ली गई कोशिकाओं को उनके व्यक्तिगत स्तर पर जांचा जाता है। ये पूरे मोहल्ले की बजाय सिर्फ एक इमारत का मुआयना करने जैसा है।
और इसका सबसे बड़ा फायदा कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को पकड़ने में होता है ना? श्रोत ने एक बहुत ही आम और जीवन रक्षक परीक्षण का उदाहरन दिया, पैप स्मीयर टेस्ट। पैप स्मीयर साइटोपैथोलॉजी की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया भर में। सर्वाइकल कैंसर के मामलों में इस टेस्ट के जरिए डॉक्टर कोशिकाओं का एक छोटा सा नमूना लेते हैं और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे उन कोशिकाओं को देखा जाता है। अब क्योंकि वैज्ञानिकों ने सेल बायोलॉजी के जरिए ये पहले ही जान लिया है कि एक स्वस्थ कोशिका कैसी दिखनी चाहिए, मतलब उसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का अनुपात क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली तो वो तुरंत पहचान लेते हैं अगर किसी कोशिका का आकार थोड़ा सा भी बिगड़ रहा हो। मतलब वो उन लक्षणों को पहचान लेते हैं जिन्हें प्री कैंसरस लीजन्स कहा जाता है। हाँ, कैंसर पूरी तरह से बनने और फैलने से पहले ही उस खराब हो रही ईंट या भटक चुकी मशीन को पकड़ लिया जाता है और इलाज शुरू कर दिया जाता है। प्रिवेंटिव मेडिसिन का पूरा आधार ही यही है। सेल बायोलॉजी हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि शरीर कैसे काम करता है, तो और क्या बताती है? ये हमें ये बताती है कि बीमारी असल में शुरू कहाँ से होती है, उसकी जड़ क्या है। जब हम ये समझ जाते हैं कि किसी बीमारी की जड़ एक अकेले कोशिका के डीएनए या उसके काम करने के तरीके में आई गड़बड़ी है, तो हम उस बीमारी को पूरे शरीर में फैलने से पहले ही रोक सकते हैं। बिल्कुल, मतलब पूरी इमारत को ढहने से बचाने के लिए बस उस एक खराब ईंट को सही समय पर ढूंढना है। सही कहा। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे ना, तो हमने देखा कि कैसे 17वीं सदी में कॉक एक मृत टुकड़े में दिखे कुछ जालीदार कमरों से हमारी शुरुआत हुई थी। एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत। और आज हम जेलीफिश के प्रोटीन से चमकने वाली 3D कोशिकाओं और कैंसर को उसके जन्म से पहले ही खत्म कर देने वाले पैप स्मीयर टेस्ट तक पहुंच गए हैं। ये विज्ञान की एक बहुत बड़ी छलांग है। सेल बायोलॉजी सच में चिकित्सा विज्ञान का आधार स्तंभ है। ये हमारे अस्तित्व की, हमारे शरीर के हर पल काम करने की सबसे बुनियादी और जादुई कहानी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसे जितने भी क्षेत्र हैं, वो सब इसी कोशिका विज्ञान की नींव पर खड़े हैं और भविष्य की दवाएं विकसित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस सफर को खत्म करने से पहले एक विचार जो मुझे अंदर तक झकझोर रहा है और मैं उसे यहाँ छोड़ना चाहूंगी। हाँ जरूर। हमने चर्चा की शुरुआत में सेल थ्योरी की बात की थी, जहाँ ये तय हुआ था कि हर जीवित चीज कोशिकाओं से बनी है। और हमने ये भी देखा कि वायरस को सेल बायोलॉजी में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उनमें जीवित कोशिका जैसी मशीनरी नहीं होती। राइट। तकनीकी रूप से विज्ञान उन्हें निर्जीव मानता है। लेकिन जरा सोचिए, एक वायरस जो तकनीकी रूप से जीवित ही नहीं है, वो हमारे शरीर की 30 ट्रिलियन जीवित और बेहद जटिल मशीनों वाले इस अभेद्य किले में घुस जाता है। ये बात तो है। वो जीवन की सबसे बुनियादी इकाई को चकमा देता है, उसके कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लेता है और एक निर्जीव चीज जीवित कोशिकाओं को पूरी तरह से तबाह कर देती है। सोचने वाली बात है ये। तो क्या ये अजीब विरोधाभास हमें इस बात पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर नहीं करता कि इस ब्रह्मांड में जीवन और मृत्यु की हमारी बुनियादी परिभाषा आखिर क्या होनी चाहिए? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या जीवन और निर्जीव के बीच की रेखा सच में उतनी ही स्पष्ट है जितना हम इंसान अपने किताबों में मानकर चलते हैं, या फिर कुदरत के नियम हमारी समझ से कहीं ज्यादा उलझे हुए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद विज्ञान की अगली बड़ी क्रांति का कारण बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। तो आज हमारे साथ सेल बायोलॉजी के इस बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए और रोमांचक विषय के साथ।